बीएड ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि मैं आपको बीएड फर्स्ट ईयर का फिफ्थ पेपर एजुकेशन पॉलिसी स्कूल लीडरशिप एंड मैनेजमेंट पढ़ा रहा था। इस पेपर में पिछली कक्षा में हम लोगों ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति की विशेषताओं के बारे में पढ़ा था। आज हम उसी कक्षा को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। आज की कक्षा में मैं आपको बताऊंगा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 ये जो बना था, इसमें कुछ खास जो कमियां थी वो कौन सी थी। देखिए, किसी भी नीति आयोग, किसी भी कह सकते हैं कि योजना का जब तक हम सैद्धांतिक और व्यवहारिक दोनों पक्षों पे ध्यान देके अध्ययन करके अवलोकन करके जब तक हम उसके विशेषताओं और उसके कमियों के बारे में चर्चा नहीं करते हैं, तब तक उस आयोग, उस योजना, उस नियम के बारे में विशेष तौर पे जानकारी हमें नहीं हो पाती है। इसी क्रम में आज मैं आपको बताऊंगा राष्ट्रीय शिक्षा नीति की कुछ कमियां। वैसे तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति अपने समय में बनने वाली भारत की शिक्षा की व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने वाली सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा नीति थी। इसीलिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति को कहीं ना कहीं बेहतरता से जोड़ते हुए इसे नई शिक्षा नीति, न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी कहा गया। वास्तव में अगर सैद्धांतिक बिंदुओं का ध्यान दें, बहुत बारीकियों से पता लगाएं, तो ये हमें जानकारी मिलती है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति अपने आप में बहुत बेहतर शिक्षा नीति थी। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया है कि किसी भी तथ्य की सैद्धांतिक और व्यवहारिकता का पता लगाने के लिए इसका सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पहलुओं पर ध्यान देना आवश्यक है। और वास्तविक तौर से अगर बात करें तो किसी भी तथ्य के दो पहलू निर्धारित भी किए जाते हैं। एक होता है उसका सकारात्मक पक्ष, एक होता है उसका नकारात्मक पक्ष। ये वास्तविक व्यवस्था है किसी भी तथ्य को निर्धारित करने के क्रम में। तो पिछली कक्षा में हम लोगों ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति की विशेषताओं के बारे में पढ़ लिया था। आज हम लोग बात करेंगे राष्ट्रीय शिक्षा नीति की कमियां। ध्यान दीजिएगा, कमियां या कमजोरियां कि वास्तव में राष्ट्रीय शिक्षा नीति में कौन कौन सी कमजोरियां थी, वो क्या कमियां रह गई। ध्यान दीजिएगा, कमजोरियां भी कहा जा सकता है, कमियां भी कहा जा सकता है कि वो कौन कौन सी कमियां रह गई जिनके कारण ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति अपनी कार्य योजना को पूर्ण तौर से प्रस्तुत करने में असमर्थ रहती है। कुछ दो चार महत्वपूर्ण बातें इसमें कमियों के तौर पे दिखाई देती हैं, जिनकी चर्चा मैं आज आपके साथ करूंगा। देखिए, अगर हम कमियों की बात करें, कमजोरियों की बात करें, तो सबसे पहली बात जो राष्ट्रीय शिक्षा में कमी के तौर पे देखी जा रही थी, वो ये देखी जा रही थी सबसे पहली बात कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में संस्थाओं को जहां शिक्षा की व्यवस्था निर्धारित की जाती है, इन संस्थाओं को स्वायत्तता देने की बात कही जा रही थी, इनको अधिकार, पावर देने की बात कही जा रही थी। लेकिन कहीं ना कहीं ये भी बात कही जा रही थी कि स्वायत्तता तो इनकी दी जाएगी, इनको धनराशि दी जाएगी, लेकिन उस समय जो भारत की आर्थिक व्यवस्था थी वो उतनी सुदृढ़ नहीं थी जितनी कि उस कार्य योजना को बनाए रखने के लिए आवश्यक थी। और साथ ही साथ जो विद्यालयों को, जो संस्थाओं को स्वायत्तता देने की बार बार बात कही जा रही थी, इस स्वायत्तता देने के पीछे जो धन खर्च होगा, उस धन खर्च के वहन की बात तो कही जा रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं सरकारों के पास इन धनों का अभाव था, जिसके कारण पूर्ण तौर पे इस योजना को लागू कर पाना, ध्यान दीजिएगा, पूर्ण तौर से उस योजना को लागू कर पाना कहीं ना कहीं थोड़ा सा असमर्थ जैसा लगता था। तो ये सबसे पहली दोष या कमी दिखाई देती है राष्ट्रीय शिक्षा नीति की। दूसरी कमी दिखाई दे रही थी राष्ट्रीय शिक्षा नीति की कि ये बात कह तो दी गई कि हर क्षेत्र में विद्यालय स्थापित किए जाएंगे, 1 किलोमीटर के क्षेत्र पे ग्रामीण विद्यालय स्थापित किए जाएंगे और वहीं 3 किलोमीटर पे उच्च प्राथमिक विद्यालय, 1 किलोमीटर प्राथमिक विद्यालय और हर 3 किलोमीटर पे उच्च प्राथमिक विद्यालय स्थापित किए जाएंगे। लेकिन इन विद्यालयों के निर्माण हेतु, इन भवनों के निर्माण हेतु, इन विद्यालयों के भवनों के निर्माण और आवश्यक सामग्रियों के रख रखाव, उनके उपयोगिता को निर्धारित करते हुए तमाम जो धन खर्च की व्यवस्था थी, वो एक ऐसी बात थी
जिसके पीछे उसको निश्चित करने में एक बहुत बड़े धन की आवश्यकता महसूस हो रही थी। और अभी इतना बड़ा धन का वहन करना अभी सरकार की शिक्षा की दृष्टि से उचित नहीं था। तो एक दूसरी कमी दिखाई देती है। तीसरी कमी दिखाई दे रही थी कि कहा गया कि शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों को मजबूत बनाया जाए, डिस्टेंस एजुकेशन लर्निंग प्रोग्राम चलाया जाए। ये देखा गया कि तमाम विद्यालय महाविद्यालय जिनको स्वायत्ता दी गई, जो शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम अपने यहाँ स्थापित करने लगे, धीरे धीरे क्या हुआ कि स्वायत्ता देने से उनके अंदर थोड़ा भ्रष्टाचार की उत्पत्ति शुरू हो गई और तमाम ऐसे लोगों को वो प्रमाण पत्र जारी कर देते थे जिन्हें ना प्रशिक्षण की योग्यता थी ना प्रशिक्षण की विशेषता थी। एक तमाम स्टेटों की बात करें तो आप अगर अध्ययन करें तो पता चलता है, जैसे यूपी स्टेट की बात करें, वहीं पे ये जिला शिक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए गए। कुछ समय तक कार्यक्रम चला, लेकिन उस समय के बाद विगत आगे आने वाले वर्षों में एक समस्या उत्पन्न हो गई। कई वर्ष तक वो मैटर कोर्ट तक रहा कि वास्तव में जो प्रशिक्षण प्राथमिक विद्यालय है शिक्षकों के लिए प्रदान किए जाते हैं उसमें ना तो गुणवत्ता है ना योग्यता है और तमाम फर्जीवाड़ों की बात कही गई। तो ये स्थिति लगभग हर प्रदेश की रही। तो कहने का तात्पर्य है, जब स्वायत्ता दी गई तो स्वायत्ता देने का कहीं ना कहीं नुकसान भी हुआ कि लोगों ने अपनी स्वेच्छा से अपने मनपसंद लोगों को प्रशिक्षण प्रदान कराया और कहीं न कहीं सेवा योजना में उनको जोड़ के रखा, जिसके कारण क्या हुआ कि जो व्यक्तिगत स्वार्थ की सिद्धि थी वो उनके मन में बलवती होती रही। और जो जिस ग्रेड को लेके हम इस योजना की स्टार्टिंग कर रहे थे, उस स्वायत्ता के अधिकार के नाते ही वो चीज़ें हम समाज में, शिक्षा की व्यवस्था में, भारतीय शिक्षा के सुधार की व्यवस्था में प्रस्तुत नहीं कर पाए। वहीं एक कमी और दिखाई देती है, जैसे जो विद्यालय महाविद्यालय कहा जा रहा था कि अगर वो शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम को अपने यहाँ बहुत बेहतर तरीके से लागू करते हैं, सुचारू रूप से चलाते हैं, तो उनको निर्धारित करने की जिम्मेदारी एनसीटी को दी गई जिम्मेदारी बेहतर जिम्मेदारी थी। लेकिन अगर आज हम बात करें तकरीबन 86 से आज की वर्तमानी व्यवस्था की बात करें तो 30-40 साल का समय जो हो चुका है, इस समय में तमाम ये देखा गया कि आज भी भारत की व्यवस्थाओं में व्यक्तिगत रुचि के न होने से ऐसे ऐसे महाविद्यालय हैं जो शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाते हैं। एनसीटी उनको स्वायत्ता भी देती है, उनको अधिकार भी देती है, लेकिन गुणवत्ता के स्तर पर अगर ध्यान दें तो उन विद्यालयों में ना तो भवन है, उस प्रशिक्षण कार्यक्रम स्थापित महाविद्यालयों में, केंद्रों में ना तो भवन है, और भवन है तो शिक्षक नहीं, शिक्षक हैं तो छात्र नहीं। वैकल्पिक तौर की अवस्था पे वो सारे कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं जो एनसीटी के गाइडलाइन से चलते हैं, देखरेख में चलते हैं। तो कहीं ना कहीं एक जो समस्या दिखाई दे रही थी स्वायत्ता देने की, तो ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति में कमी दिखाई दी। वहीं एक और बहुत बड़ी कमी दिखाई दे रही थी राष्ट्रीय शिक्षा नीति की कि इसमें टाइम ऑफ पीरियड को लंबा किया जा रहा था। जैसे मैंने बताया आपको 86 में प्रोजेक्ट लाया जाता है, 87 में वो क्रियान्वयन की बात में आता है। लेकिन वहीं भारतीय दुर्भाग्य की ही बात करें, हम संवैधानिक व्यवस्थाओं की बात करें, हमने आपको बताया भी था कि अजीब सा एक दुर्भाग्य है, कोई सरकारें आती हैं, योजनाएं लेके आती हैं, योजनाएं वो कार्य रूप में चलनी शुरू होती है कि सरकारें बदल जाती हैं, वो योजनाएं वहीं की वहीं धरी रह जाती हैं। इस क्रम में भी कुछ ऐसा ही होता है। 86 में प्रोग्राम तैयार होता है, 87 प्रोग्राम एक्शन की शुरुआत होती है, 88-89 तक पैसे सैंक्शन होने की व्यवस्था उसमें लागू की जाती है। लेकिन वहीं 79 में, ध्यान दीजिएगा, 79 में सरकार बदल जाती है। केंद्र की जो कांग्रेस की सरकार रहती है वो हस्तांतरित हो जाती है, जन मोर्चा सत्ता की सरकार आती है, बीपी सिंह उसमें प्रधानमंत्री बनते हैं और वो एक नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा कर देते हैं जो श्री राममूर्ति समिति और यशपाल समिति के नाम से है। थोड़ा सा मैं उसके बारे में चर्चा अगली कक्षा में करूंगा कि राममूर्ति समिति के नाम से वो है। अब देखिए, एक अजीब सा दुर्भाग्य है कि इस कार्यक्रम को लागू करने में, कार्य योजना में ले आने में एक लंबा जो समय खींच लिया जाता है, कि ये लंबा समय खींचने की वजह से यह योजना कार्य रूप में नहीं आ पाती है और वहीं एक नई योजना बन के फिर तैयार होने की प्रक्रिया में शामिल हो जाती है। तो ये कुछ खास कमियां रही। वैसे तो बहुत सारी कमियां इसमें हैं, लेकिन कुछ खास कमियों की चर्चा आज मैंने की जो आपके जानने योग्य थी। तो आज की कक्षा में बस इतना ही। अगली कक्षा में मैं आपको बताऊंगा राष्ट्रीय शिक्षा नीति की पुनःचर्या 1992, प्रोग्राम ऑफ एक्शन न्यू एनईपी 1986 टू 1992, पुनः राष्ट्रीय शिक्षा परिचर्या 1992। इसकी चर्चा हम अगली कक्षा में करेंगे। आज की कक्षा में बस इतना ही। धन्यवाद।